आज 5 अप्रैल महान सम्राट अशोक महान का जन्म दिवस मनाया गया है। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। अशोक सम्राट चक्रवर्ती सम्राट थे। भारत का, अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का माता का नाम शुभ्रदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुजरा, नेतृत्व और उडेल गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इनके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। कर्नाटक के कालबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनकहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रुण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित हैं। कनकहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाप्रिय प्रियदर्शी अशोक का नाम ही है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फियस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष में नीलागी सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरोरा अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी था। रूमीदेई अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसके वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि का निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को एक आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पाँचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
7वां और 8वां अभिलेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां अभिलेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारधाराओं के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने अपने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। भारत में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरष्टी लिपि का अभिलेख शहबाज गढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि अभिलेख मिले हैं। नोट: खरष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में प्रोटदीप पेंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, तब स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ, पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। पाँचवा लोरिया अरेराज स्तंभ चंपारण बिहार में स्थित है। छठा लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख में रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा तथा का तामपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है।
प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटी गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। ऑस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेनाओं को लुटेरों की भी सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संसार कहा जाता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय की न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने भूमि को अपेदक मातृक कहा जाता है। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली पहली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त
की थी। मौर्य प्रशासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।